वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एकता यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में गोरखपुर में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, इंजीनियर श्रवण निषाद जी, महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, महामंत्री महानगर और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री इंद्रमणि उपाध्याय जी, भारी संख्या में एकता यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये हमारा सौभाग्य है, पूरा देश भारत माता के एक महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम को पूरे उत्साह उमंग के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित कर रही है। भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की वर्तमान पीढ़ी सम्मान दे सके, आजादी के बाद यह एहसास पहली बार इस देशवासियों को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हो पाया था, जब उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और यह आयोजन बृहद पैमाने पर राष्ट्रीय एकता के कारक बने, इसको लेकर के जो आयोजन प्रारंभ हुए वह आज के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित होना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम बनाया था उसका नाम सरदार सरोवर रखा। सरदार सरोवर डैम के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे स्थल को जो वीरान था आज देश और दुनिया का एक बेहतरीन टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया।
कारण है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, दुनिया की जितनी भी प्रतिमाएं अब तक बनी हैं उन सब में सबसे विशाल और विराट प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर लगी है। ये प्रतिमा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है, भारत की एकता की मूर्ति है, जो लौह पुरुष के रूप में पूरे भारत को मार्गदर्शन दे रहा है। और गुजरात के सरदार सरोवर के तट पर स्थित प्रतिमा केवल एक प्रतिमा नहीं है। याद करिए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों से 2013 में अन्नदाता किसानों से, श्रमिकों से, नागरिकों से लोहा एकत्र करवाया था। घर का फालतू लोहा दान करो, मिट्टी दान करो। भारत की माटी और भारत का लोहा जब बनेगा, एक साथ मिलेगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। और यूनिटी ऑफ स्टैच्यू जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है, वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में केवड़िया में स्थित। 31 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर यूनिटी फॉर रन के रूप में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन हर एक जनपद में आयोजित हुआ। अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान प्रारंभ हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी और सरकार के स्तर पर भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ होने शुरू हुए। स्वदेशी का मामला हो, स्वावलंबन का मामला हो, राष्ट्रीय एकता के सामने जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को लेकर के होने वाले कार्यक्रम हो, व्यापक जन जागरण की दृष्टि से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। रन फॉर यूनिटी के साथ ही यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर बृहद पैमाने पर प्रारंभ हुए हैं और वर्तमान में आज से भारतीय जनता पार्टी 75 जनपदों में रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के बाद अब एकता यात्रा का प्रारंभ कर रही है। और इसमें में मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आप सबके बीच में इस एकता यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये एकता यात्रा हर 403 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर की यात्रा, व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम, स्वदेशी और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो। और ये सुखद संजोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कार्यक्रम के समारोह तो प्रारंभ हुए ही है। यह वर्ष भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी आयोजित हो रहे हैं। आप याद करिए, एक ऐसा गीत जिसने पूरे भारत की सोई हुई चेतना को जागरूक करके भारत की आजादी के आंदोलन को, कौन ऐसा क्रांतिकारी रहा हो 1876 के बाद जिसने देश की आजादी के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष न किया हो।
हर क्रांतिकारी वंदे मातरम का उद्घोष करके देश की आजादी की आंदोलन में कूद पड़ा था। क्या विद्यार्थी, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या अधेड़, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, किसी भी उम्र का व्यक्ति वंदे मातरम एकमात्र उसके जीवन का मंत्र बन गया था। और देखते ही देखते वंदे मातरम कई घोष विदेशी दासता से भारत को मुक्त करने का मंत्र बन गया। अनुमान करिए, जो मंत्र भारत की आजादी का कारण बना हो, उस मंत्र को भी लोगों ने सांप्रदायिक कह करके उसमें संशोधन करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। कहा ये 5 और 6 छंद का क्यों पढ़ना है, 2 छंद में ही हो जाए। मेरा यह मानना है, कोई व्यक्ति हो, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, वह किसी राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। हम सब भारतवासियों को इस बारे में ध्यान रखना होगा। हमारी आस्था हमारी जगह। अगर हमारी आस्था हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा पैदा कर रही है, हमें उस आस्था को एक और करना होगा। सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्राणपण से जूझने के लिए तैयार होना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की। भारत के एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। उनकी व्यक्तिगत निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है। और वास्तव में ऐसे लोग संदेह के दायरे में नहीं आते। वंदे मातरम का विरोध का कोई औचित्य नहीं। और यह वंदे मातरम के खिलाफ जो विस्ममन हो रहा है, मोहम्मद अली जौहर ने 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिस कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पूरे वंदे मातरम गान को वहां पर सुनाया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था, अपने स्वर में गाया था। और 1896 से लेकर के 2022 तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में यह गान होता था। लेकिन वंदे मातरम को कांग्रेस ने 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वंदे मातरम का गान शुरू होते ही वह अध्यक्ष के पद से उड़ करके चले गए। उन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। बहनों और भाइयों, वंदे मातरम का इस प्रकार का विरोध यही भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था। कांग्रेस ने अगर उस समय मोहम्मद अली जौहर को अध्यक्ष पद से बेदखल करके वंदे मातरम के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता का सम्मान किया होता, भारत का विभाजन नहीं होता। बाद में कांग्रेस ने कमेटी बनाई संशोधन करने के लिए कि वंदे मातरम गीत में ही संशोधन कर दिया जाए। 1937 में रिपोर्ट आई और कांग्रेस ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो भारत माता को दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इनको संशोधन कर दिया जाए। अरे ये गीत धरती माता की उपासना का गीत है और भारत का ऋषि तो हमेशा कहता रहा है, हम सबका आह्वान करता रहा है, हर एक भारतीय का आह्वान करता रहा है। और वह आह्वान रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। हम सबके संस्कार है, धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और पुत्र होने के नाते अगर मां के सम्मान में कहीं कोई आंच आती है, एक पुत्र के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों।
लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस की यह तुष्टीकरण की नीति दुर्भाग्य से 1947 में देश के विभाजन का कारण भी बनी। और आज भी हम सब ये मानते थे कि जो लोग भारत के अंदर हैं, ये सभी भारत के प्रति निष्ठावान होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए, तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, अगर राष्ट्र के महापुरुषों को सम्मान न मिला, कहां जाएगा हमारा देश? ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा, और इसी के लिए आज ये एकता यात्रा, जहां हर नागरिक की भारत की एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता का समर्थन करता है, वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए योगदान को, स्वदेशी स्वावलंबन के प्रति उनके द्वारा किए गए योगदान, उनके संघर्षों का स्मरण कराने का भी हमारे पास एक अवसर देता है। मैं इस अवसर पर आप सभी का आह्वान करूंगा, कभी आपको केवड़िया गुजरात जाने का अवसर प्राप्त हो तो सरदार सरोवर के तट पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का दर्शन करने जरूर जाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित जरूर करें कि भारत के महापुरुषों को, अपने पूर्वजों को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए। उस सम्मान के प्रतीक के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात में केवड़िया में स्थापित की गई है। बहनों और भाइयों, यही है अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, और उसी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ आज हम सब यहाँ पर इस एकता यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा आह्वान होगा, स्कूल कॉलेजेस में इसमें डिबेट होनी चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके।
और उसी भाव के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गोरखपुर महानगर की इकाई को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस राष्ट्रीय एकता यात्रा को आज यहां पर गोरखपुर में प्रारंभ करने और इस यात्रा में मुझे शामिल होने का अवसर दिया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। याद करना, लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बातें कही थी उनमें से दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल आजाद होना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से राष्ट्र की सेवा करना भी है। दूसरा उन्होंने कहा था, जिस देश का युवा जागरूक होता है उस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता। याद करना, हमारे युवा स्वयं राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक हों और स्वाधीनता का मतलब आजाद होना नहीं, बल्कि स्वाधीनता का मतलब अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने से भी होता है। यही लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का मार्गदर्शन है। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूत लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करते हुए राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे मैं इस बारे में आह्वान करूंगा कि एकता यात्रा में आप चलेंगे, अनुशासन झलकना चाहिए, नारा भारत माता का होना चाहिए, राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। इस विश्वास के साथ ये मेरा सौभाग्य है कि 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर पुष्पांजलि करने के साथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। टाउन हॉल चौराहे पर हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देंगे। वहां पुष्पांजलि करने के बाद यात्रा गोलघर होते हुए और सीधे अपने मार्ग से होते हुए काली मंदिर पर, जो वहां पर लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत अपनी यात्रा आगे जाएगी और फिर इसका समापन गीता वाटिका में समारोह होगा। हम सब जो भी यात्रा के साथ जाएंगे पूरी शालीनता के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे अनुशासन के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। यात्रा के साथ जाएंगे पूरी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाति और भाषा के नाम पर जो बांटने की कोशिश हो रही है उसका जिक्र किया और कहा कि देश में अब कोई नया जिन्ना न पैदा हो जाए, भारत के अंदर कोई नया जिन्ना न पैदा हो जाए, उसे दफन करना होगा अगर कहीं कोई जिन्ना उठता है तो, और इसके लिए भारत के हर नागरिक को एक होना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया और एकता का ही संदेश दिया है कि जाति और भाषा में बंटना नहीं है, दूसरों की साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। धर्म, मजहब, जाति, भाषा के नाम पर जो लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का यह संदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उन्होंने एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाई और इससे पहले उन्होंने लोगों को संबोधित किया और सभी को एकजुट होने का संदेश दिया है। सीएम ने और क्या कहा, आपको सुनाते हैं। 30 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। बहनों और भाइयों,
हम सबको याद रखना होगा, अगर राष्ट्र के इन महापुरुषों को सम्मान न मिला, कहां जाएगा हमारा देश? ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्रकारांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा।